देखिए, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, जेएमएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी, ये तमाम पार्टी हैं जो विपक्षी एकता में एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम, आरएलडी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा केसीआर, आरजेडी वो पार्टियां हैं जो विपक्षी एकता में नजर आएंगी और लगातार एक मंच पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं। अब ये वो दल हैं जो विपक्षी एकता में शामिल होने पर असमंजस में दिखाई दे रहे हैं और इसमें बसपा, बीजेडी, अकाली दल और अन्ना द्रमुक पार्टियों का नाम शामिल है जो असमंजस में है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेडीएस, डीएमके का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये वो पार्टी है जो अभी खुले तौर पे विपक्षी एकता में शामिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब बीजेपी के सामने 2024 में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, एक बार उस पर भी नजर डालिए। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को 2024 में भी बरकरार रखना। 2014 के बाद से जो रूठे हुए सहयोगी हैं उन्हें वापस पार्टी से जोड़ना, ये भी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। हालांकि बीजेपी भी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। वहीं अगली चुनौती ये भी है कि आर्थिक सुधार की नीतियों पर बेहतर परफॉर्मेंस करना, नौकरियों को बढ़ाना और बेरोजगारी को घटाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं देश में धार्मिक सद्भावना बनाना और किसानों का भरोसा कायम करना, इसके अलावा विदेश नीतियों पर भारत का परचम लहराना। तो ये तमाम वो चुनौतियां हैं 2024 में जो बीजेपी के सामने हैं और अब इन्हें धाराशायी करने की कोशिश में विपक्षी एकता के नेता लगे हुए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि तमाम विपक्षी दल 23 जून को पटना में एक मंच पर दिखाई देंगे और विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो एकजुट हो जाए तो 2024 में मोदी सरकार को धाराशाही किया जा सकता है। कैसे देखते हैं आप विपक्षी एकता को? 75 का विपक्षी एकता सबको याद है। उस समय तो लोग मिले ही नहीं थे, मर्ज कर गए, मिल गए थे, एक पार्टी बन गई थी जनता पार्टी और 18 महीने में उसने दम तोड़ दिया। लोगों ने अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी सिद्धांतों को लेकर इतना लड़े मरे सीट के लिए, मंत्री पद के लिए कि अंतोगत्वा देश ने देखा कि 18 महीने में धराशायी हो गया। और अभी जो ये कवायद चल रही है इसमें 6 पहले प्रधानमंत्री के दावेदार थे और 7वां नाम प्रियंका जी का उछाला जा रहा है। ऐसे में देश भ्रमित है। उसके बगल में एक आदमी जो देश विदेश में भारत का आन बान और शान और परचम लहराता हुआ देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दी। IMF का रिपोर्ट है, HSWE का रिपोर्ट है कि अगर इसी तरह भारत प्रगति करता रहा तो शायद 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बीच में खड़ी हो जाएगी। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है वो कहीं 7.5 ट्रिलियन इकोनॉमी ना क्रॉस कर जाए। तो अब लोगों की नजर उस पर है और इसमें ये लोग लंगड़े घोड़े अभी आपस में तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनका नेतृत्व कौन करेगा, किस तरीके से सीट की बंटवारे की जाएगी। और ये चले हैं मोदी के अश्वमेध को, घोड़ा को रोकने, जो मुझे असंभव प्रतीत होता नजर आ रहा है। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आलोक जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार में तो विकास की लहर हर तरफ दिखाई दे रही है, लगातार भारत विकास कर रहा है, अब इस विकास की लहर को विपक्षी एकता कैसे धाराशायी करेगी? देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये बता रहे थे कि 6 कैंडिडेट का नाम गिना रहे थे, 7 कैंडिडेट पीएम पद के लिए हो गए। देखिए ये लड़ाई कोई प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, यह लड़ाई कोई प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए नहीं है, यह लड़ाई आम जनता की है और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। यह लड़ाई आज जनता जो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान आज जो त्रस्त है अपनी आमदनी से जो घटती जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा से, तो देश की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई उससे है, ना कि कोई प्रधानमंत्री पद से। ये सारी पार्टियां आज मिल करके एकजुट होकर के और ये लड़ाई लड़ने की कवायद जो कर रही हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि अगर यह एकजुट हो गई
तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे देश में जो है करीब 250 के करीब गैर बीजेपी दल हैं, अगर वो एकत्रित हो जाए तो 250 के करीब जो है लोकसभा की सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, जो इनको बहुत बड़ा डर ये बना हुआ है कि अगर ये एकजुट हो गए तो आधी सीटें तो वैसे ही हाथ से चली जाएगी। एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की लड़ाई है, विपक्षी नेताओं की लड़ाई है, विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि विपक्षी नेताओं की ही विचारधारा एक होती हुई नजर नहीं आ रही है। 23 जून को जो मीटिंग होने वाली है पटना में, अभी उसमें कांग्रेस के नेता शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। नहीं, ये नहीं होंगे की तस्वीर कहां से आपको सूचना मिली है मैं नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि 12 तारीख को जो मीटिंग शेड्यूल थी और राहुल गांधी जी यूएस थे, इसके लिए मीटिंग को जो है पोस्टपोन करके 23 जून को कर दिया गया और 23 जून को हमारे राहुल गांधी जी भी रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रहेंगे, तो इसमें आप कोई इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं होता। रही बात, देखिए करिश्मा जी, ये सारे दल है, अपनी इनकी आइडियोलॉजी है, इनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन इन सारे दलों की एक मुद्दों पे जरूर विभिन्नता हो सकती है। किसी मुद्दे पे कोई अपनी राय अलग मशवरा दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य जो है, मंशा हमारी एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार को बनाना जो जनहित में काम करे, जनता के मुद्दों पे काम करे। ये लाख कह ले आज की महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भारत विश्वगुरु बनते जा रहा है, लेकिन धरातल पे देखते ना क्या हो रहा है। आज धरातल पे क्या जनता को महंगाई से मुक्ति मिली? ये कह रहे थे कि हम जो है लोगों की आमदनियों को दोगुना कर दें, किसानों की आमदनियों को दोगुना कर देंगे। आज किसानों के लोन दोगुना हो गए हैं, आमदनी दुगुनी नहीं हुई है। आज बेरोजगारी कहते थे ये कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी 18 करोड़ 9 साल में रोजगार देने की जगह 71,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो जनता ये समझ रही है। चलिए ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि जो सवाल रत्नाकर सिंह जी उठा रहे हैं कि विपक्षी जो बीजेपी जो वादे करके सरकार में आई थी वो वादे पूरे नहीं हुए, बल्कि देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या बढ़ गई है। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो 2024 में बीजेपी को भारी पड़ने वाली हैं। मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की रेजिम में इन्फ्लेशन रेट 11.86% था। मोदी जी के रेजिम में रेट 5.5 से 6 से ऊपर नहीं गया है। तो महंगाई इनके समय ज्यादा थी या महंगाई हमारे समय में ज्यादा है? और 3.5 लाख नौकरियां हमने रेलवे में दिया है। एमएसएमई के साथ करीब 2.5 करोड़ लोगों को विभिन्न रोजगार मिले हैं, विभिन्न तरीके के प्रोत्साहन मिले हैं। उसके अलावा 71,000 नियुक्ति पत्र अभी बांटे गए हैं, और भी चीजें पाइपलाइन में हैं। तो ये कौन है ये कहने वाले कि हम नहीं दे रहे हैं? लगातार नौकरियों का वितरण किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आलोक वत्स जी वो इतनी सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ा, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये सब जनता अच्छी तरीके से समझती है। वैश्विक स्तर पर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है और मोदी जी ने कोरोना के काल के बावजूद 6 से ऊपर यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ने दिया है। पूरा विश्व कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और फिर भी ये लोग अनर्गल बातें किए जा रहे हैं। लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चाहे कर्नाटक में जीतना हो या हिमाचल प्रदेश में जीतना हो, कांग्रेस का तो मनोबल बढ़ा है। वो कह रहे हैं किसी की तर्ज में 2024 में भी वो जीत के आएंगे। तो अभी कहे इनका मनोबल इस जीत से बढ़ेगा, लेकिन एक कहावत है उर्दू में, अनहूज दिल्ली दूरस। अभी दिल्ली का तख्त बहुत दूर है इनके पाले में, अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कवायद करनी पड़ेगी, जिसमें ये सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, दिल्ली अभी दूर है, सीधे तौर पे कह रहे हैं आलोक जी। आलोक जी, 2 चीजें हैं। एक तो आलोक जी ने जो कहा उस पे, और दिल्ली अभी दूर है की बात पे आपके प्रश्न का जवाब। इन्होंने कहा आलोक जी ने कि इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे समय में ज्यादा था, इनके समय में कम है। लेकिन ये भाई साहब आधी सच्चाई बताते हैं और आधा सच जो है ना वो जहर के समान होता है।
आप हमारे समय में अगर 1 साल का अगर इन्फ्लेशन पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर दिखेगा, लेकिन अगर ओवरऑल हमारा जो 10 साल का पीरियड था उसमें आप जो इन्फ्लेशन रेट जो प्रति वर्ष दर वर्ष कभी बढ़ती थी तो कभी बहुत कम भी हो जाती थी, वो आपने नहीं बताया। और मेरा कहना ये है करिश्मा जी कि आज अगर इनके यहाँ पे महंगाई इन्फ्लेशन रेट अगर कम है तो ये बता देना कि रसोई घर के जो महिलाओं के, हमारी बहन बेटियों के, जो माताओं के खर्चे हैं जो रसोई के, वो क्यों आज 2 गुने और 3 गुने हो गए हैं। तो ये सारे जो दावे करते हैं वो किताबी दावे हैं, सच्चाई से वो कोसों परे हैं। और ये कहते हैं हमने रोजगार दिया, ये किया, वो किया। आज ये आलोक भाई बता दें कि आज क्या केंद्र सरकार के पास सरकारी पदें कितनी खाली है? 30 लाख सरकारी पदें आज भी खाली है केंद्र सरकार के पास। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, ठीक है, आप ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ा तर्क यही है कि उनके पास पीएम मोदी की लोकप्रियता है और अभी भी इंडिया में उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि 2024 में विपक्षी एकता को धाराशाही कर सकते हैं। जी करिश्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में जब चुनाव हो रहा था तो सारे लोग पस्त थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का कद इतना बड़ा है, इतना औरा बड़ा है कि उनको हरा पाना नामुमकिन है। और आपने 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा भी सुना होगा, चारों तरफ जो है इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग दिखा रहा था। अब मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि भाई मोदी जी का कद तो अटल जी से बड़ा तो नहीं है ना, आप भी यह स्वीकार करेंगे। तो अटल जी जब मुद्दों पे विफल हो गए और जनता उनको सत्ता से हटा दी, तो ये मोदी जी क्या चीज है? आज जनता को कद चाहिए कि उनको घर में राशन चाहिए, रोजगार चाहिए, उनके परिवार सुखी रहे, यह देश जो है आगे बढ़े, ये चाहिए कि मोदी जी की महिमा मंडन करने से क्या हासिल होने वाला है उनको। तो जनता कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जो है वो ध्यान केंद्रित करती है और चुनाव में उन्हीं मुद्दों पे वोट देने का काम करती है। अब मैं बता देता हूं कि 2024 में अभी दिल्ली बहुत दूर है, जो वो बात रह गई थी मैं बता देना चाहता हूँ। अब आलोक जी, आप लोग साउथ में जो सीटें हैं वो साउथ में तो पूरी तरह से इनका किला ध्वस्त हो गया है। अभी कर्नाटक में बुरी तरह भी हार गए। हिंदुत्व का मुद्दा जिसके सहारे ये बैतरणी पार किया करते थे, वो भी हिंदुत्व का मुद्दा उधर नहीं चला। तो कहने का मतलब साउथ पूरी तरह से साफ हो गया है और बचे सिर्फ 2 राज्य जो बड़े राज्य हैं, वह है उत्तर प्रदेश और गुजरात, जिसमें आप अधिकतम सीटें हासिल कर चुके हैं। बाकी आपके पुराने जो 2019 रत्नाकर सिंह जी, एक छोटा सा सवाल जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप विपक्षी नेताओं को एक मंच पे लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो खुद को विपक्षी लीडर के तौर पे देख रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल की कवायद भी तेज है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी है। तो कैसे सभी नेता एक मंच पे आएंगे, क्या रणनीति है? करिश्मा जी देखिए, छत्रपों को हम उतनी ही वरीयता देते हैं और हमेशा वरीयता देने का काम करते हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो एक साथ कांग्रेस पार्टी के छतरी के नीचे आए और हम मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। हमने क्षेत्रीय पार्टियों को उनकी राज्यों में प्राथमिकता दी है, हम उनके साथ सरकार बना के हम वहां पे भी काम कर रहे हैं। हमने बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन में है, हम महाराष्ट्र में गठबंधन में थे, तो हमने उनको अपना नेता माना था। जहां पे भी हैं उनको हमने अपना नेता माना है राज्यों में। और अगर केंद्र सरकार जब भी चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो लोकसभा में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उस समय निर्णय किया जाएगा, सारे लोग मिल के डिसाइड करेंगे कि कौन जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। आज मुद्दा प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, आज मुद्दा जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों की आमदनियां घटती जा रही है। मुद्दा वो है, मुद्दा प्रधानमंत्री का ठीक है। रत्नाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ विपक्षी एकता की कोशिश लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर 23 जून को पटना में अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें विपक्षी दलों के नेता एक मंच पे आकर 2024 के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि ये रणनीति 2024 में कितनी काम आती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।